दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी और बिहार का चुनाव खत्म हो गया है। सरकार बनने जा रही है। नीतीश कुमार फिर से मंत्रिमंडल के मुखिया के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में ये समारोह 20 नवंबर को होने वाला है। इन सब के बीच जो कार्रवाइयां चल रही हैं उसमें पटना की एक गतिविधि ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रखा है और वो जुड़ी हुई है उस विवाद से जो लालू परिवार की चारदीवारी से बाहर आ गया है। वो एक ऐसा विवाद जो नतीजों के दिन ही ये बात कह गया कि हार को लेकर जो आपस में खींचतान और चकचक मची है वो अब लालू परिवार के भीतर ही नहीं रहेगी। सबों को पता था खींचतान तो है और ये सिलसिला खींचतान का लोकसभा चुनाव से ही चला आ रहा था। सबों को पता है तेजस्वी यादव के एक मित्र हैं जिनका नाम संजय यादव है, जो राज्यसभा के सांसद भी हैं। संजय यादव आखिरकार इतने महत्वपूर्ण हैं क्या कि परिवार वालों के बीच आ जाएं। इस वहापोह को उस दिन एक तरह से रोहिणी आचार्य ने अपने चित्कार से मुहर लगा दी कि जी हां, परिवार को एक तरह से बांट दिया संजय यादव ने। ये आरोप तोहमत उन पर लगे और वो तोहमत अच्छी खासी तरह से साबित होते भी दिखे। एक और नाम जुड़ गया, रमीज नेमत का। रमीज नेमत पहली दफा ये सुर्खियों में आया और फिर इस नाम के इर्द गिर्द ये तलाश की जाने लगी कि आखिरकार इसकी क्या भूमिका है। हम आपको आज इन तमाम बातों के बारे में थोड़ी इनसाइड स्टोरी देंगे और बताएंगे कि आखिरकार ये जो पूरा मसला है, इस मसले में आखिरकार हकीकत क्या है और फसाना क्या है। देखिए, कहानी यहाँ से शुरू होती है कि जब जीत होती है तो उस वक्त सब कुछ अच्छा लगने लगता है, सब कुछ बेहतर लगने लगता है। लेकिन जब हार होती है तो उस वक्त उस हार की जिम्मेदारी एक दूसरे के सर पर फोड़ने की जिद मच जाती है, क्योंकि हार के बाद भी एक भविष्य होता है और उस भविष्य में अपनी स्थिति को महफूज रखने की सबको ये ज़रूरत आन पड़ती है। लिहाजा वो हार के तुरंत बाद का जो वर्तमान होता है उसमें एक दूसरे को दोषारोपित करने की जो चाहत होती है उससे बच नहीं पाता है। लालू परिवार में भी कुछ ऐसा ही हुआ। राबड़ी आवास पर सभी भाई बहन जमा थे। मीसा यादव नहीं थी। तेजस्वी यादव की इस जबरदस्त हार के पीछे बहुत ज्यादा ईवीएम में गड़बड़ी या फिर पहले से वोट डाल करके रख दिए गए ईवीएम में, ये बातें उस वक्त बहुत ज़्यादा लोगों को कन्विंस नहीं कर रही थी। साफ था कि वोट तो आए थे, विपक्ष को भी आए थे, तेजस्वी को भी आए थे, लेकिन उन वोटों की मात्रा उतनी नहीं थी जितनी कि सत्ता पक्ष को आए थे। अकेले 23% वोट आरजेडी ने लिए थे, 23%, 9% के आसपास कांग्रेस के पास वोट थे और दोनों को जोड़ा जाए तो वो 31% वोट तो यूं ही दोनों के पास थे और इसके अलावा घटक दलों के वोट। पर कहा यही जा रहा है कि जो विपक्ष की सीटें थीं उस पर जो वोट थे वो ज़्यादा से ज़्यादा गए 39% तक, 39% तक। लेकिन जो सत्ता पक्ष के सीटें थीं जहां जीत मिली है उसमें 3 बड़े जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, बड़े यानी कि 3 एनडीए के बड़े पार्टनर्स, पहले भारतीय जनता पार्टी उसकी एवरेज जो सीटें थी जहां पर वो चुनाव लड़ रही थी वहां 48% वोट आई। जहां पर जेडीयू चुनाव लड़ रही थी वहां औसतन हर सीट पर 46% वोट आई और जहां एलजेपी चुनाव लड़ रही थी वहां पर औसतन 43% वोट आई। लेकिन जहां पर आरजेडी चुनाव लड़ रही थी अधिकतम 39% वोट आई, यानी कि एक फासला कम से कम 4% का जहां जहां
एलजेपी और आरजेडी लड़ रहे थे और उसके बाद तो और वो फासला बढ़ता चला गया, यानी कि निश्चित तौर पर एक बड़ा वोट बैंक आरजेडी से अलग वोट कर रहा था। आरजेडी के वोट कमे नहीं थे साल 2020 से लेकर 2025 के बीच में, बल्कि हुआ ये था कि जो अदर्स के झोली में वोट थे साल 2020 में, वो जो अदर्स यानी कि जो तीसरी शक्ति के तौर पर चिराग पासवान लड़े थे, कई इंडिपेंडेंट्स लड़े थे, वो तमाम वोट या तो चले गए जनसुराज में या फिर वो चले गए एनडीए में। जनसुराज में भी मात्र 3% वोट गए, जबकि बाकी के जो 7% वोट थे, क्योंकि कहा जा रहा है कि 10% ऐसे वोट थे जो अदर्स के कोटे में थे, उसमें से 3% चले गए जनसुराज और 7% वोट चले गए एनडीए में। और नतीजा जो हुआ वो हुआ। आरजेडी ने अपने प्रदर्शन में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई, दमदार प्रदर्शन किया, तमाम वो वोट जिसे जोड़े रखना था उसे जोड़े रखा, लेकिन नए वोट्स में उसकी एंट्री, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी सच है आरजेडी के लिए, वो नहीं हो पा रही है। कहीं कहीं ज़रूर हो रही है, लेकिन अमूमन ईबीसी यानी कि अति पिछड़े जो वोट हैं, वो वोट ओबीसी यानी कि तेजस्वी यादव के उस फॉर्मेशन को नहीं मिल पा रहे। सवर्णों के वोट एक मुश्त जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, और कांग्रेस ने कई जगहों पर सवर्ण उम्मीदवार दिए थे। यहाँ ये कहना पड़ेगा कि राहुल गांधी जी के भाषण जो होते हैं वो अमूमन सवर्णों के खिलाफ होते हैं आजकल, और ऐसे में ये उम्मीद करना कि सवर्णों का वोट उस तरफ जाएगा जहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े हैं, ये बेमानी था। हार हुई तो हुई, उसके कारणों की विवेचना तो होगी। इन सब विवेचनाओं में जाने के पहले ही पारिवारिक क्लेश बाहर आ गया, और ये पारिवारिक क्लेश कुछ ऐसा बाहर आया कि उसने एक तरह से हार को ही परिभाषित कर दिया। तेजस्वी यादव पर ठीकरा फिर से फोड़ा जा रहा था। तेजस्वी यादव ने परिवार में ही पहले रिएक्ट किया, और उस रिएक्शन का जवाब जिस तरह से तेजस्वी यादव के जवाब में रोहिणी आचार्य ने दिया, सबने देखा। चाहे वो पटना का एयरपोर्ट हो, चाहे वो दिल्ली में जब वो मीसा यादव से मिल करके निकल रही थी उस वक्त की उनकी बातें हो, या फिर वो जो तमाम ट्वीट रोहिणी आचार्य ने किए। आपसी द्वंद्व को सड़क पर लाया जाना कितना उचित कितना अनुचित है, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन ये अपने आप में सच है कि एक बहन की, एक बेटी की इज्जत और सम्मान की बात में कहीं कोई दो राय नहीं हो सकती है, और हार हो या जीत हो, इस बात को सुनिश्चित किए बगैर आगे की राजनीति नहीं की जा सकती है। नाराज़गी अपनी तरफ, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप एक ऐसी परिस्थिति बनाएं जिसमें कि टीम को साथ लेकर के चलने के वक्त ये तय हो कि जो महिला वर्ग है, ख़ास तौर पर जो अपने परिवार की महिलाएं हैं, उन्हें कारण पता रहे कि कोई एक्शन अगर लिया जा रहा है तो वो क्यों लिया जा रहा है। संजय यादव का नाम, रमीज नेमत का नाम अचानक से अगर उछल कर सामने आता है तो ये उस कमी को भी दर्शाता है जो तेजस्वी यादव के सिर पर मढ़ा जा रहा है। आखिरकार कौन है ये लोग जो लालू यादव की इतनी बड़ी लेगेसी के दरमियान आकर के कहीं ना कहीं उस कांटे की तरह फंस गए हैं जो परिवार को ही तोड़े जा रहा है। संजय यादव एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हरियाणा से आते हैं, मित्र हैं, और उनका कोई पृष्ठभूमि तो है नहीं जो कहे कि वो बहुत बड़े राजनीतिक गणितज्ञ हैं, जो कहे कि वो अपने आप में कई चुनाव जिताने के श्रेय के साथ बिहार की राजनीति को, विपक्षी राजनीति को अपने तरीके से चला रहे थे। प्रशांत किशोर हार गए हैं, लेकिन उनके साथ वो तमगा कोई छीन नहीं सकता कि उन्होंने कई सरकारें अपने सलाह से बनवाई हैं, लेकिन इस तरह की कोई बात संजय यादव के साथ तो थी नहीं। और दूसरे, उन पर ये तोहमत लग गया कि पार्टी वही चलाते हैं, वही जो बातें कहते हैं वही अकाट्य होती हैं, तेजस्वी यादव से कोई मिल नहीं सकता है।
तेजस्वी यादव अगर किसी से मुलाकात करते हैं तो उसे क्लियरेंस चाहिए होता है। अब ऐसे आरोप अगर लग रहे थे तो बर्दाश्त लोग कर रहे थे, पर इस चुनाव आते आते एक और आरोप लग गया और बर्दाश्त की सीमा ख़त्म हो गई। याद कीजिए वो वीडियो जिसमें कि वो व्यक्ति जिसका नाम मदन शाह है, मोतिहारी से जो चुनाव के टिकट मांगने आया हुआ है, और वो कैसे अपने कुर्ते फाड़ लेता है और कहता है कि 25 से ज़्यादा पर नहीं जाएंगे तेजस्वी यादव, 25 में ही सिमट जाएंगे, मेरी हाय लगेगी, और इस तरह की बातें वो कहता है, सड़क पर लेट जाता है। अजीब दृश्य है। उस तरह के दृश्य की वजह क्या होती है? कहा यही जा रहा है कि कई ऐसी सीटें थीं जिस पर आरोप है पैसों का लेन देन हो गया। कई ऐसी सीटें थीं जिसमें कि डिजर्विंग कैंडिडेट को नहीं दी गई वो सीट। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये फ्रेंडली फाइट क्या होता है। बहुत सी सीटों पर आरजेडी कांग्रेस तो कभी आरजेडी लेफ्ट ये लड़ रहे थे, आपस में ही लड़ रहे थे। तो जब आपस में ही लड़ेंगे उसके बाद ही तो एनडीए से लड़ेंगे ना। तो ये जो 12 सीटें हैं इसमें आप पीछे क्यों नहीं लौट पाए, अपने उम्मीदवार आप क्यों नहीं बिठा पाए? कहते हैं कि इस पर भी चूंकि लेन देन हो गया था, चॉकलेट बांट लिए गए थे, तो फिर कैसे पीछे हटा जा सकता था। हकीकत जो भी हो, फसाना जो भी हो, लेकिन इस तरह के आरोप हैं और बिना आग के धुआं तो होता नहीं है। आज शाम की बात है, बैठक हुई आरजेडी के विधायकों की, जो हारे हुए थे लोग उनकी, और उसके बाद एक प्रदर्शन हुआ जो कि राबड़ी देवी के आवास के बाहर हुआ, जो कि राबड़ी देवी के आवास के भीतर के प्रदर्शन की बातों को हमने अभी आपको बताया, सबने सुना। और ये बाहर का प्रदर्शन जो संजय यादव के खिलाफ था, इस हार को संजय यादव ने और ज्यादा असम्मानजनक बना दिया है। इससे ज्यादा बुरी हार नहीं हो सकती है, और इस बात को महसूस आरजेडी के समर्थक कर रहे हैं। कम वोट नहीं होता है, 39% वोट अगर हर सीट पर आ रही है तो ये कम वोट नहीं होता है, लेकिन ये इतना वोट नहीं है जो कि बिहार की आवाम के विश्वास को आप में स्थापित कर पाए। आपसे ज़्यादा विश्वास वो नीतीश कुमार के ऊपर करती है, लिहाजा आपको संभल कर कदम रखना चाहिए। आज की बैठक में संजय यादव नहीं थे, बाहर। वो राज्यसभा के सांसद हैं बिहार से। आगे किस परिस्थिति और आगे का सिलसिला क्या होता है पता नहीं, लेकिन आज की तारीख में वो राष्ट्रीय जनता दल के किसी भी कार्यकलाप से बाहर कर दिए गए हैं। संभवतः वो अब किसी भी पार्टी की बैठक में शामिल नहीं होंगे। उस पार्टी के वो सांसद हैं, बावजूद इसके। रमीज नेमत जिस व्यक्ति का नाम है, वो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर का है, और वहाँ पर जो बृजभूषण शरण सिंह बनाम जहीर साहब की जो अदावत होती है उसमें वो रिजवान जहीर का दामाद है। रिजवान जहीर जो बीएसपी और सपा के नेता माने जाते हैं और बलरामपुर में हैसियत रखते हैं, ये उनका दामाद है। तेजस्वी यादव के साथ क्रिकेट खेलता था दिल्ली से। खेलता खेलता वो राजनीति का जो खेल खेलने लग गया तो फिर सब कुछ हवा हवाई हो गया। उसकी मंशा थी कि वो तेजस्वी के ज़रिए अखिलेश के साथ कुछ सेटिंग करे ताकि 2027 के चुनाव में वो उत्तर प्रदेश में मजबूत बनकर अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ सकें। राजनीतिक सफलता रिजवान जहीर को नहीं मिल रही है, उनकी बेटी को नहीं मिल रही है जिनका ये पति है, और अब वो खुद चाहता था। लेकिन इस तरह की बातें अपना स्वार्थ और सबको लपेट करके बिहार के चुनाव से जोड़ करके ये कहाँ सब कुछ ठीक होने वाला है। संजय यादव ने समय से पहले ही राज्यसभा ले लिया। एक जीत तो दिलवा दिए होते, लोकसभा चुनाव में जीत दिलवा दिया होता, विधानसभा चुनाव में जीत दिलवा दिया होता। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। 2 विधानसभा तो उन्होंने लड़ा दिए, 2020 और 2025 के। एक लोकसभा भी लड़ा दिया 2024 का। संजय यादव की वजह से पावर में कहीं आ गई आरजेडी, ऐसा तो हुआ नहीं। लेकिन उन्होंने आरजेडी की टिकट पर राज्यसभा की सांसदी ले ली
और लोगों की जो नाराज़गी है उसका असर महसूस पटना में किया जा रहा था और आज तो दिख भी गया है। इन सब झंझावातों से कैसे आखिरकार तेजस्वी निकलेंगे, आरजेडी निकलेगी? यहाँ ये बड़ा प्रश्न है कि आखिरकार तेजस्वी वो कौन सी ऐसी बात कहेंगे जो उन्हें इस आरोप से मुक्त करेगा कि उन्होंने अपनी बड़ी बहन का अपमान किया है। राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर क्या आरोप है? राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर यही आरोप है कि वो अपने अपनों का सम्मान नहीं करता, या फिर वो कुछ बड़े ही रूड बिहेवियर के साथ आता है सामने, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो महिलाओं को महफूज है, वो सुरक्षित है, इस बात का एहसास दिला नहीं पाता है। जंगल राज का सीधा मायने आज की तारीख में ये हो गया है कि महिलाएं असुरक्षित हैं, और ऐसे में इस तरह का आरोप अगर चस्पा है तो फिर आगे हालात कैसे बनेंगे? चीज़ें बहुत आसान नहीं हैं तेजस्वी यादव के लिए। बस एक ही सिल्वर लाइनिंग है कि 25 सीटें आई हैं, जिस कारण से वो नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे। लेकिन इसके बाद की जो राह है बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, और न केवल अपनी पार्टी को फिर से रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है, बल्कि उस विश्वास बहाली की भी ज़रूरत है जो लोगों ने लालू यादव में शायद बहुत पहले व्यक्त किया था। दूसरी तरफ जो मजबूत सत्ता पक्ष है, जिसमें बड़ी मजबूत मशीनरी काम कर रही है, उसको हौसले से जीता जा सकता था, विश्वास से जीता जा सकता था। और जिस तरह का हौसला और विश्वास का प्रदर्शन आरजेडी की तरफ से अभी हो रहा है, ये तमाम चीज़ें आने वाले दिनों में उनकी राह को और ज़्यादा मुश्किल बनाती हैं। क्या परिवार एक हो पाएगा? क्या रोहिणी फिर से वापस आ पाएंगी? क्या तेजस्वी, उनके दोस्त, उनकी पत्नी, उनके भाई, इन सब के बीच की जो अपनी परिस्थितियां और समीकरण है, फिर से आरजेडी के लिए माकूल हो पाएंगे? आज इन बातों के दरमियान जो हमने बातें कही हैं, आपको वो कैसी लगती हैं? अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें बताइए, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि आपको क्या लगता है इन परिस्थितियों में आरजेडी के सबसे बड़े नेता माने जा रहे आज तेजस्वी यादव के पास विकल्प क्या क्या है? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।